हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स लगातार हो रहे हैं और इन पेपर्स में जो कंप्यूटर का लेवल है वो क्या है। स्टेनोग्राफर का पेपर हाल ही में हुआ और इस पेपर में कंप्यूटर के क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा, क्या सही जवाब होना चाहिए और क्यों, डिटेल एनालिसिस के साथ में, पूरे सॉल्यूशन के साथ में आज हम लोग बात करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये लेवल आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या टफ। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में कंप्यूटर बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, वीडियोस थ्योरी वाइज, पीडीएफ वाइज, एमसीक्यू वाइज, मॉक टेस्ट वाइज, ये सब लेना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो आप जुड़ सकते हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स के साथ, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी का कंप्लीट सिलेबस कवर है। इस कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और नीचे चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस कोर्स से जुड़ने के बाद आपको किसी दूसरी बुक या पीडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस समय आप इस कोर्स से जुड़ते हैं उस समय वहां पर आपको एक कूपन कोड भी दिखाई देगा यूपी ट्रिपल एससी के नाम से। जैसे ही आप उस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक गाइस। पेपर के सॉल्यूशन की बात करें तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया। इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में भी जो लेवल होगा वो ऐसा ही होगा। तो बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और इन सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर में पूछा गया वो क्या था, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इंग्लिश में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज इनकरेक्ट। हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंस होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स, प्रोप्राइटरी, एमआईटी लाइसेंस, जनरल पब्लिक लाइसेंस जिसको जीपीएल बोलते हैं, अपाचे लाइसेंस या प्रोप्राइटरी लाइसेंस। ऐसे बहुत सारे लाइसेंस होते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो मैं ये सोचूंगा कि इसको फ्री रखना है या पेड रखना है। अगर फ्री रखना है तो वो ओपन सोर्स होगा और अगर उसको पेड रखना है तो वो क्लोज्ड सोर्स होगा यानी प्रोप्राइटरी होगा। इसी प्रकार के कई और लाइसेंस भी होते हैं, जैसे एमआईटी हो गया, जनरल पब्लिक के लिए जीपीएल हो गया, अपाचे द्वारा डेवलप किया गया अपाचे लाइसेंस हो गया। तो यहां पर जो स्टेटमेंट गिवन है एमआईटी लाइसेंस के लिए वो गलत है। क्यों? यहां लिखा है एमआईटी लाइसेंस के लिए सामान्यतः संशोधनों की सार्वजनिक रूप से साझा करना आवश्यक होता है। यहां पर क्या कह रहा है, जो एमआईटी लाइसेंस है वो समान रूप से मॉडिफाई करना यानी संशोधन करना यानी बदलाव करना को सार्वजनिक रूप से साझा करना आवश्यक होता है। जब हम पब्लिक में किसी भी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो उसमें मॉडिफिकेशंस करना कंपलसरी है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। एमआईटी लाइसेंस कहता है कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को शेयर करना है किसी दूसरे के साथ तो आपको क्या करना होगा, उस पर कॉपीराइट लेना होगा और कॉपीराइट के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लिखकर शेयर कर देना होगा किसी के साथ। मॉडिफिकेशंस पर कोई फोकस नहीं किया गया है। समझ में आया? तो यानी एमआईटी लाइसेंस क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को शेयर करना है किसी दूसरे के साथ में तो सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट का जो भी फंडामेंटल है उसको लिखिए, उसको साथ में रखिए और जो एमआईटी लाइसेंस का जितना भी फ्रेमवर्क है उसको रख के शेयर कर दीजिए। बस ये गलत हो गया। इसलिए यहां पर
जबकि जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीएल उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से संशोधित करने और पुनर्वर्तित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही। जनरल पब्लिक जो होता है वो मॉडिफाई करने की परमिशन भी देता है और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन भी देता है। अपाचे लाइसेंस क्या करता है? उपयोगकर्ता यानी यूजर को संशोधित सोर्स कोड साझा करने के लिए बाध्य किए बिना कॉमर्शियल उपयोग और संशोधन की अनुमति देता है कि वाणिज्यिक यानी कॉमर्शलाइज किया जा सके और उसमें मॉडिफाई भी किया जा सके। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसको क्लोज्ड सोर्स भी बोलते हैं, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, जो आपको परचेस करना होगा, उसे बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर के पुनर्वितरण और संशोधन को प्रतिबंधित करता है। पेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जो बिल्कुल सही बात है यहां पर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि गलत है। MIT लाइसेंस टिपिकली रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू बी शेयर्ड पब्लिकली, ये गलत है। इज इनकरेक्ट। जनरल पब्लिक लाइसेंस अलाउ यूजर टू मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर फ्रीली, सही है। अपाचे लाइसेंस अलाउ कमर्शियल यूज एंड मॉडिफिकेशन विदाउट फोर्सिंग यूजर टू शेयर मॉडिफाइड सोर्स कोड, ये भी सही है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस रेस्ट्रिक्ट द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। अब जरा इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, इधर आओ। MIT सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या बोलता है? यह एक परमिसिव सॉफ्टवेयर है, यानी परमिशन देने वाला लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, जो कि ओपन सोर्स है यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह एक ऐसा लाइसेंस है जो सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ओपन सोर्स की परमिशन देता है, जिसमें उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को किसी भी तरीके से इस्तेमाल, अगर वो कॉपी करना चाहता है कर सकता है, वो चेंज करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है कर सकता है, शेयर करना चाहता है कर सकता है, यहां तक कि उसको दोबारा बेचा भी जा सकता है। ये सारी अनुमति मिल जाती हैं MIT सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंतर्गत। लेकिन अगर हम इस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे को पब्लिकली शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ कॉपीराइट हमें उसका बनाना पड़ेगा और MIT सॉफ्टवेयर लाइसेंस के तहत उसको शेयर कर देंगे। दैट्स इट। दूसरा पॉइंट, GPL, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, ये क्या होता है सॉफ्टवेयर में? एक ऐसा ओपन सोर्स लाइसेंस है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें सोर्स कोड को देखा भी जा सकता है, बदला भी जा सकता है, चलाना और शेयर करना भी पूरी तरीके से मुफ्त है। अब देखो समझो, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब वो कोड जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। तो GPL लाइसेंस कहता है कि जो कोड है उसको कोई भी देख सकता है, उस कोड को कोई भी बदल सकता है, उस कोड पर कोई भी काम कर सकता है, या उस कोड को कोई भी शेयर भी कर सकता है मुफ्त में। दैट इज कॉल्ड GPL, यानी फ्री फ्री फ्री, है ना। GPL का मतलब फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स। अपाचे क्या है? अपाचे लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है जो आपको सॉफ्टवेयर को फ्री उपयोग करना, यह भी कहता है कि आप सॉफ्टवेयर को फ्री में उपयोग कर पाएंगे, मॉडिफाई भी कर पाएंगे, संशोधन भी कर पाएंगे, कॉपी भी कर पाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे फ्री में, और कॉमर्शियल उपयोग करने की अनुमति भी देता है कि आप उसको अपने बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पेटेंट सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट है अपाचे में। इसमें पेटेंट प्रोटेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको बनाने के बाद उसका पेटेंट लेना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड अपाचे लाइसेंस। और आखिरी है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसे ओपन सोर्स नहीं बोलते, जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोलते, जिसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड पब्लिक नहीं होता, जिसका जो कोड है वो फ्री नहीं होता, वो पब्लिक नहीं होता, और जिसे उपयोग करने के लिए पैसा यानी लाइसेंस
या भुगतान करना पड़ता है यानी पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। समझ गए लाइसेंस को? वेरी गुड। जैसे विंडोज, विनरेयर, आईट्यून्स, एमएस ऑफिस, स्काइप, मैक या गूगल अर्थ, इन सॉफ्टवेयर्स के कोड को आप देख नहीं सकते, और अगर आपको देखना है तो आपको पेमेंट करना होगा, अगर आपको यूज करना है तो आपको पेमेंट करना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जिसका कोई मालिक है दैट इज प्रोप्राइटरी। यस। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर 2 पर संचालित होता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर? टीसीपी, डीएनएस, आईपी, पीपीपी या नन ऑफ द अबव? हम जानते हैं जब हम दूसरी लेयर की बात करते हैं तो वो डेटा लिंक लेयर है, और डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस पर काम करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ये बात आप जानते हैं। स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर ही डिवाइसेस काम करती हैं, लेकिन डेटा लिंक लेयर पर जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है? क्या टीसीपी है? नहीं, क्योंकि टीसीपी और यूडीपी तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है, ये भी आप जानते हैं, जो कि हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, जी नहीं, डीएनएस आपका एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। पीपीपी, जी हां, करेक्ट आंसर होगा पीपीपी, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आप जानते हैं डेटा लिंक लेयर पर जो प्रोटोकॉल काम करती है वो कौन सी है? पीपीपी, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। अब आपके मन में एक बात और आएगा कि क्या सर डेटा लिंक लेयर पर सिर्फ पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम करती है या और भी प्रोटोकॉल्स काम करती हैं? तो आंसर है डेटा लिंक लेयर पर 5 प्रोटोकॉल काम करती हैं। कौन कौन सी? ईथरनेट, फ्रेम रिले, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एचडीएलसी जिसको बोलते हैं हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, और एटीएम। एटीएम मशीन वाला एटीएम नहीं, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ये 5 मेन प्रोटोकॉल हैं जो डेटा लिंक लेयर पर काम करती हैं, है ना, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा था? कौन सा लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और उसी लाइसेंस के तहत संशोधनों को साझा करने की आवश्यकता होती है? कह रहा ऐसा कौन सा लाइसेंस है सॉफ्टवेयर में, यानी ये भी क्वेश्चन किससे है? सॉफ्टवेयर के लाइसेंस से, जो सॉफ्टवेयर को संशोधित यानी मॉडिफाई करने की परमिशन देता है और उसी लाइसेंस के तहत संशोधनों को साझा करने की आवश्यकता भी होती है। यानी अगर हमने किसी चीज को फ्री बनाया है तो हम उसको आगे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें। समझ में आ गया? अगर मेरे पास कोई चीज फ्री है तो उसे मैं आपको फ्री में दे दूं, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। कॉपीराइट का मतलब तो होता है पेड, कि मैंने किसी चीज पर कॉपीराइट ले लिया, अब उसको कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लेकिन उसी का ठीक उल्टा होता है कॉपी लेफ्ट, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मुझे फ्री में मिला और मैं अगर उसको आगे देना चाहता हूं तो वो भी फ्री में रहेगा। समझ में आ गया? मुझे फ्री में मिला तो मैं भी फ्री में दूंगा, आपको फ्री में मिला तो आप भी फ्री में देंगे। दैट इज कॉल्ड कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। Which license allow user to modify the software and require modification to be shared under the same license? That is called copy left license. देखो कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? सी बना हुआ होता है और घुमा हुआ है इस तरीके से। लेकिन कॉपी लेफ्ट में क्या होता है? इसका देखो साइन आपको उल्टा दिख रहा होगा, है ना, सी उल्टा सी दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉपी लेफ्ट।
जो हमें मॉडिफाई, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। मुझे फ्री में मिला, मैंने आगे फ्री में दे दिया, दैट इज कॉल्ड कॉपी लेफ्ट। लेकिन मुझे अगर पेड मिला और मैंने आगे पेड कर दिया, किसी से पेमेंट ले लिया, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो कॉपी लेफ्ट लाइसेंस क्या है? वह लाइसेंस है जिसमें अगर आप किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को संशोधित यानी मॉडिफाई या विस्तारित संस्करण बनाते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कह रहे कॉपी लेफ्ट का मतलब कि अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में मिला, ओपन सोर्स था, उसमें आपने कुछ बदलाव कर दिए, उसको आपने विस्तारित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको उसे भी कॉपी लेफ्ट लाइसेंस के तहत ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यानी अब आगे वाला जो पर्सन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उस सॉफ्टवेयर को लेगा, उसमें चेंजेस कर सकता है और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और ये चैन चलती रहेगी। यानी इसमें कोई भी पेमेंट नहीं आएगा, ना तो आप पेमेंट ले सकते हैं, ना आपने जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया, शेयर किया, ना वो किसी से पेमेंट लेगा। दिस इज कॉल्ड कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। यानी इसको सरल शब्दों में कहें तो फ्री रहो और दूसरों को भी फ्री रहने दो, दैट इज कॉल्ड कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। पेड नहीं होगा, फ्री होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2025 का संदिग्ध ईमेल डोमेन का उदाहरण है? Which of the following is an example of a suspicious email domain seen in 2025? हम लोग जानते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे मेल हमें मिलते हैं जहां पर क्लिक करने पर हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, लेकिन हमें लगता है कि वो मेल गूगल ने भेजा है, हमें लगता है वो मेल माइक्रोसॉफ्ट ने भेजा है, हमें लगता है वो मेल किसी बड़ी कंपनी की तरफ से आया है, जबकि ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि हमें ऐसा लग रहा है जो कि गलत है? पहला ऑप्शन देखें google.com, बिल्कुल सही है। दूसरा देखें microsoft-teams.net। अब इसमें अगर आप देखें तो यहां पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग में एक खेल है। जो ओ है, ओ की जगह पर 0 लिखा हुआ है, लेकिन जल्दी में लगता है माइक्रोसॉफ्ट है ना? तो ये क्या हो गया? ये इलीगल है। इसका मतलब ये किसी फ्रॉड ने भेजा है, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड सस्पिशियस। ये संदिग्ध है ना? यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ए सही है, google.com की तरफ से आया है। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया है, microsoft.com, ये भी सही है। support@company.com, ये भी सही है, किसी कंपनी का नाम है company.com की तरफ से। लेकिन ये सस्पिशियस है। एक तो .net का यूज हुआ है और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग में झोल है ना? और टीम लिखा हुआ है आगे, तो ये वैलिड सोर्स से नहीं आया। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, अगला देखो, डैश एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है। कह रहा है ये कोई मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जो भौतिक मेमोरी यानी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। क्या कह रहा है? डैश इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूजेस अ पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव एज वर्चुअल मेमोरी टू एक्सटेंड द फिजिकल मेमोरी। रैम के साइज को बढ़ाना ही तो वर्चुअल मेमोरी होता है, और रैम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पेजिंग यानी पेजेस। आपने पढ़ा होगा मेमोरी मैनेजमेंट में कि जब रैम और प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है तो रैम की जो स्पेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेजेस बोलते हैं। तो इस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को क्या बोलेंगे? पेजिंग बोलेंगे। यानी द करेक्ट आंसर इज पेजिंग। अब ये पेजिंग क्या होता है इसको डिटेल में समझिए। पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जैसे सेगमेंटेशन होता है, पेजिंग होता है ना? ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स ही होती हैं, जिसमें मेन मेमोरी यानी जो आपकी रैम होती है और प्रोसेस दोनों को समान आकार में छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटा जाता है।
प्रोसेस के हिस्से को जब हम प्रोसेस के छोटे छोटे हिस्से करते हैं तो इसे पेजेस बोलते हैं, जबकि मेमोरी के जब हम छोटे छोटे हिस्से करते हैं तो इसे फ्रेम्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पेजिंग। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, मैच दी कॉलम। इंटरनेट सेवा का उसके प्रोटोकॉल से मिलान कीजिए। बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा गया। ईमेल, हम जानते हैं कि ईमेल की अगर हम बात करें तो ईमेल की प्रोटोकॉल्स यहां पर मेंशन है, SMTP, POP3 और IMAP। यानी फर्स्ट का हो जाएगा ये वाला। न्यूज ग्रुप्स की बात करें तो न्यूज ग्रुप में यहां पर NNTP दिया हुआ है, तो न्यूज ग्रुप में जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है? नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी न्यूज ग्रुप में NNTP हो गया। इंटरनेट टेलीफोनी क्या है? टेलीफोन का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हम किसी से बात करते हैं फोन पर तो वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और इंटरनेट पर बात कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉल हो गई, वीडियो कॉल हो गई, फेसबुक पर कॉल हो गई, मैसेंजर पे, तो दिस इज वाया VoIP। तो इंटरनेट टेलीफोनी क्या हो गया? VoIP हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। और चैटिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो व्हाट्सएप पर हम लोग करते हैं उसमें जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है वो कौन सी है? IRC, इंटरनेट रिले चैट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D का 4, यानी A का 2, B का 3, C का 1, D का 4। ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? वेरी गुड। ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपकी कौन सी हैं? SMTP, POP3, IMAP। न्यूज ग्रुप के लिए क्या हो गया? NNTP। इंटरनेट टेलीफोनी के लिए क्या हो गया? VoIP। और चैट इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो प्रोटोकॉल हो गई दैट इज योर इंटरनेट रिले चैट, यानी IRC। नेक्स्ट बताइए, इनपुट आउटपुट प्रबंधन तकनीक जो बाद में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को अस्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित करती है उसे डैश कहा जाता है। थ्रैशिंग, स्पूलिंग, पेजिंग, बफरिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है स्पूलिंग। मैंने आपको बताया था और आपको यह बात पता भी होगी कि स्पूलिंग क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रिंटर है, ठीक, एक प्रिंटर मेरे पास में है, या ये मान लीजिए मेरे पास में एक ऑफिस है जिसमें एक प्रिंटर लगा हुआ है, लेकिन कितने लोगों को प्रिंट आउट निकालना है? 5 लोगों को। 5 कंप्यूटर्स में से प्रिंट आउट निकलेंगे, लेकिन कितने प्रिंटर में निकलेंगे? एक में। एक ही समय पर 5 दोस्तों ने प्रिंट आउट दी। अब कंप्यूटर पहले किसको प्रिंट निकालेगा, बाद में किसको निकालेगा, यह कैसे डिसाइड होगा? तो कहा जाता है यह डिसाइड करता है स्पूलर कि प्रिंट पहले किसको दें, बाद में किसको दें, फिर किसको दें, फिर किसको दें, क्या प्रायोरिटी सेट करें। यह डिसाइड होता है वाया स्पूलर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। क्या क्वेश्चन में था? द इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट टेक्निक। इनपुट आउटपुट का मतलब जैसे प्रिंटर हो गया, दैट टेम्परेरी स्टोर इनपुट आउटपुट प्रोसेस डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी, यानी हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करना, फॉर लेटर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, ताकि बाद में एक एक करके इसको एग्जीक्यूट करें, क्यू में लगाकर इसको एग्जीक्यूट करें, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पूलिंग। और स्पूलिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, पेरिफेरल का मतलब वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई हैं जैसे प्रिंटर। ऑपरेशंस ऑनलाइन, जब प्रिंट निकालें तो वो किसको पहले निकाले और किसको बाद में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। अब जरा पढ़ लो। स्पूलिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर के लिए आने वाले कामों को पहले एक बफर यानी क्यू में लगा देते हैं ताकि सीपीयू अपना काम बिना रुके करता रहे। पहले यह काम कौन करता था? सीपीयू, कि पहले किसको प्रिंट निकालना है, बाद में किसको प्रिंट देना है।
जबकि कहा इसमें सीपीयू तो बहुत वेस्ट हो जाता है, प्रोसेसर बहुत टाइम लेता है इस काम को करने के लिए। तो ये काम किसको दे दिया गया, स्पूलिंग को दे दिया गया, जो ये देखेगा कि पहले किसको प्रिंट दें, बाद में किसको प्रिंट दें, किसको क्यू में लगाएं, किस मैनर में लगाएं। ये सारी हेडेक किसकी है, स्पूलिंग की है, स्पूलर की है। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन IRDA कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन IRDA संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? मैश नेटवर्क, लाइन ऑफ साइट, NFC टैग, ब्लूटूथ पेयरिंग या नन ऑफ दी अबव। मैश नेटवर्क, लाइन ऑफ साइट, NFC टैग, ब्लूटूथ पेयरिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं IRDA की फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन। एक ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये, जो इंफ्रारेड लाइट का उपयोग करके दो डिवाइसेस के बीच में डेटा भेजती है। जैसे रिमोट, जो आपका AC का रिमोट है या टीवी का रिमोट है, वो दो चीजों में आपस में कम्युनिकेट करता है ना, एक तो रिमोट हो गया और एक वो डिवाइस हो गई। यह केवल लाइन ऑफ साइट LOS पर काम करता है। तो IRDA किस पर काम करता है? लाइन ऑफ साइट पर। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ साइट का मतलब कि अगर दो चीजों में कम्युनिकेशन हो रहा है तो बीच में कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर रुकावट होगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। टीवी का रिमोट, अगर रिमोट और टीवी के बीच में कोई और ऑब्जेक्ट रखा होगा तो क्या रिमोट काम करेगा? जी नहीं। दैट इज व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ साइट। लाइन क्लियर होनी चाहिए, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट, अब जरा देख लो इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? टीवी रिमोट टू टीवी, AC रिमोट टू AC, मोबाइल टू मोबाइल इंफ्रारेड डेटा ट्रांसफर, इंफ्रारेड हेडफोन्स जो पहले के समय में आते थे, इंफ्रारेड बारकोड स्कैनर जो हम UPI का यूज करते हैं, बारकोड स्कैन करते हैं, है ना। ये सब आपके IRDA के ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कई बार आपने पढ़ा है ईमेल की कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होती हैं। SMTP मेल भेजने के लिए, POP3 और IMAP मेल को रिसीव करने के लिए, और MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन अटैचमेंट को अटैच करने के लिए। यहां क्या कह रहा था? ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? POP3 एक आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल है? नहीं। SMTP मेल भेजने के लिए किसका यूज होता है? POP3 का नहीं, SMTP का। तो SMTP एक आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल है। गलत हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन, POP3 एकाधिक क्लाइंटों को एक ही मेल बॉक्स को अभिगम एक्सेस करने की अनुमति देता है? जी नहीं। ये काम IMAP करता है, POP3 नहीं। ये भी गलत हो गया। SMTP ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी है? जी हां, SMTP के थ्रू ही हम मेल भेजते हैं, ये बिल्कुल सही है। और लास्ट, IMAP ईमेल को डाउनलोड होने के तुरंत बाद सर्वर से हटा देता है? जी नहीं। जीमेल पर क्या मेल आपके हट जाते हैं? जी नहीं, पड़े रहते हैं वहीं पर। तो यानी IMAP ईमेल को डाउनलोड होने के बाद सर्वर से नहीं हटाता, ये भी गलत हो गया। तो कह रहा है ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? SMTP का यूज मेल भेजने के लिए करते हैं, ये बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? POP3 इज एन आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल, ये गलत है क्योंकि SMTP होगा। POP3 अलाउ मल्टीपल क्लाइंट टू एक्सेस द सेम मेल बॉक्स साइमल्टेनियसली, जी नहीं। IMAP होगा। SMTP is responsible for sending the mail, yes। और IMAP delete email from the server immediately after downloading, जी नहीं। None of the above तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन सी IP एड्रेस रेंज स्वचालित निजी IP एड्रेसिंग अपीपा को इंगित करता है? क्या होता है अपीपा?
जब DHCP काम करना बंद कर देता है, जब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल काम करना बंद कर देती है, तब आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक अलॉट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? अपीपा की। वैसे तो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली कौन अलॉट करता है? DHCP। लेकिन अगर DHCP में कोई एरर है, कोई गड़बड़ी है, तो आईपी एड्रेस को अलॉट कौन करेगा? अपीपा। और अपीपा का जो आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा? 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255, ये इसकी रेंज होती है। याद रखिएगा, है ना। अपीपा कब काम करता है? जब DHCP प्रोटोकॉल में कुछ एरर होती है। समझ में आ गया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 169.254.x.x। x का मतलब कोई भी रेंज, है ना, 0.0 से लेकर 255.255। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। विच आईपी एड्रेस रेंज इंडिकेट ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, जिसको अपीपा बोलते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255, है ना। दैट इज द रेंज ऑफ अपीपा। अब अपीपा के बारे में एक बार पढ़ लो अच्छे से, क्या होता है, आगे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। अपीपा एक फीचर है जिसमें कंप्यूटर खुद ब खुद एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर लेता है। नाम ही लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक, अपने आप प्राइवेट आईपी एड्रेस। अपने आप प्राइवेट आईपी एड्रेस को असाइन करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? अपीपा बोलते हैं। अपीपा उपयोग तब होता है जब DHCP सर्वर उपलब्ध नहीं होता, जब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं होती, या DHCP से आईपी एड्रेस नहीं मिल पाता। यह एड्रेस हमेशा इस रेंज में होता है, और वो रेंज क्या है? 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255। दैट इज द रेंज ऑफ अपीपा। सबनेट मास्क क्या होता है अपीपा का? 255.255.0.0। दिस इज द सबनेट मास्क ऑफ अपीपा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेटवर्क कमांड से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से कमांड का काम क्या है। हम जानते हैं नेटवर्किंग में बहुत सारे तरीके के कमांड्स होते हैं, जैसे पिंग, आईपी कॉन्फ़िग, मैक, गेट मैक, ट्रेस रूट, NS लुकअप, है ना, और भी बहुत सारे। तो इनको मैच करिए, कितना सरल था ये। पिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। और पिंग का यूज हम लोग क्यों करते हैं? कभी नेटवर्क की स्पीड नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो पिंग करके देख लेते हैं कि पैकेट फेलियर हो रहा है क्या, नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई इश्यू है क्या। तो पिंग का मतलब डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करना, कि प्रॉब्लम कहां पर है ये पता चल जाए। दैट इज वाया पिंग। आईपी कॉन्फ़िग क्या करेगा? आईपी एड्रेस बताएगा। अगर हम आईपी कॉन्फ़िग डालेंगे तो ये क्या बताएगा? आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, यानी सिस्टम का आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। वेरी इजी। ट्रेस रूट क्या करेगा? पाथ बताएगा कि कितने राउटर लगे हुए हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ट्रेस रूट बताता है। नेटवर्क के बीच पैकेट के पथ को ट्रैक करता है। एक रूट एक पैकेट्स के पाथ को ट्रैक करेगा, और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने सर्वर लगे हुए हैं ये बताएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेस रूट। NS लुकअप क्या होता है? नेम सर्वर लुकअप। और ये क्या बताता है? NS लुकअप बताता है DNS रिकॉर्ड, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम के रिकॉर्ड को चेक करता है और DNS के बारे में सारी डिटेल देता है। दैट इज NS लुकअप। बहुत आसान है ना, कर लिया होगा आप लोगों ने बहुत आसानी से। इंग्लिश में देख लेते हैं। पिंग का काम क्या होता है? चेक कनेक्टिविटी विद द डिवाइस।
आईपी कॉन्फ़िग क्या करेगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, शोज द आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम। ट्रेस रूट क्या करेगा, ट्रैक द पाथ ऑफ द पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। और वहीं पर एनएस लुकअप क्या करेगा, डीएनएस की पोजीशन बताएगा। गिव डीएनएस रिकॉर्ड दैट इज वाया एनएस लुकअप। क्लियर है। एक और मैच दी कॉलम, ये बताइए जरा, आईटी उपकरण यानी आईटी डिवाइसेस का मिलान उनकी मूल संचार प्रौद्योगिकी से कीजिए। वायरलेस ईयरबड्स, वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल ब्लूटूथ में ही तो करते, तो ये किससे कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ से। स्मार्ट होम हब, जब स्मार्ट होम की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, वाईफाई की बात करते हैं, जिगबी की बात करते हैं, जेड वेव की बात करते हैं। स्मार्ट होम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिगबी, होम ऑटोमेशन, मेश टोपोलॉजी, याद आया ना। जीपीएस ट्रैकर की जब हम बात करते हैं तो जीपीएस ट्रैकर का मतलब सैटेलाइट आधारित सिग्नल है ना। जीपीएस क्या हो गया, पोजीशनिंग सिस्टम, तो यानी सैटेलाइट आधारित सिग्नल्स होगा इसके बारे में। और एनएफसी टैग क्या करेगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो जो आसपास की डिवाइसेस हैं उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए एनएफसी टैग का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या हो गया, कम दूरी के वायरलेस संचार, स्पर्श और निकटता के लिए, जैसे एनएफसी रिलेटेड एटीएम कार्ड भी मार्केट में है जो स्कैन कर लेते हैं, वाईफाई सिग्नल बना होता है एटीएम कार्ड्स में, है ना, दैट इज कॉल्ड एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो आंसर इसका भी हम समझ गए इंग्लिश में। वायरलेस ईयरबड का मतलब ब्लूटूथ, स्मार्ट होम का मतलब वाईफाई, जिगमी या जेड वेव, जीपीएस ट्रैकर का मतलब सैटेलाइट बेस्ड सिग्नल, और एनएफसी टैग का मतलब शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, टच या प्रॉक्सिमिटी भी कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पेटाबाइट इक्वल्स 1024 यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आसान सा क्वेश्चन। एक पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसकी 1024 इकाइयों के बराबर है। तो हम जानते हैं क्या होगा, टेराबाइट होगा। क्यों, क्योंकि 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट के होता है, यही तो पूछ रहा था। एक पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसकी 1024 इकाई के बराबर है, टेराबाइट की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज टेराबाइट। अगला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज इनकरेक्ट। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पढ़ो एक एक करके। डेटा को रखने के लिए डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। जी हां, डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम, और डायनेमिक रैम अपने आप को क्या करती है, समय समय पर रिफ्रेश करती है। लैपटॉप में जो रैम लगी होती है वो भी डायनेमिक रैम है ना। आप जानते हैं स्टैटिक रैम कैसी होती है, जो रिफ्रेश नहीं होती, जो कैशे मेमोरी में इस्तेमाल की जाती है, दैट इज स्टैटिक रैम। तो पहला क्या है, सही है। दूसरा, रोम फर्मवेयर निर्देश को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। रोम परमानेंटली स्टोर फर्मवेयर इंस्ट्रक्शन। जी हां, रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम इज कॉल्ड अ फर्मवेयर, है ना। इसी को तो फर्मवेयर बोलते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। ये लाइन भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की तुलना में तेज लेकिन अधिक महंगी है। कह रहा है स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में तेज होती है। जी हां, क्योंकि स्टैटिक रैम का मतलब कैश मेमोरी और डायनेमिक रैम का मतलब लैपटॉप वाली रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होगी, तेज होगी डायनेमिक रैम के कंपैरिजन से, है ना, और अधिक महंगी भी होगी, नो डाउट। एस रैम डायनेमिक रैम की तुलना में तेज लेकिन अधिक महंगी भी है ना, ये भी सही है। और डी क्या है, कैशे मेमोरी स्लोअर बट चीपर देन रैम। कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती होती है। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। कैशे मेमोरी स्लोअर नहीं, कैशे मेमोरी इज फास्ट, सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम। तो कैशे मेमोरी इज फास्टर होगा इन कंपैरिजन टू रैम। यस,
तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द रॉन्ग वन। यही तो पूछ रहा था, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दिस इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इनमें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। पढ़ लो। जो अभिकथन कहा गया है वो क्या है? वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है। सही बात है, स्टैटिक आईपी एड्रेस का यूज करते हैं होस्टिंग के लिए। जब भी कोई उपकरण डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाता है। अगर आईपी एड्रेस स्टैटिक है तो क्या वो बदलेगा? नहीं। स्टैटिक का मतलब फिक्स, अगर वो फिक्स है तो वो बदलेगा थोड़ी ना। यानी पहला कथन अभिकथन सही है, लेकिन दूसरा उसका जो कारण है वो गलत है। यस, तो आंसर क्या बन जाएगा? अभिकथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एंड दीज आर लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन क्या है? स्टैटिक आईपी एड्रेस आर प्रेफर्ड फॉर वेब सर्वर होस्टिंग वेबसाइट। जी हां। रीजन क्या दिया गया है? स्टैटिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज एवरी टाइम। अगर वो स्टैटिक है तो वो चेंज क्यों होगा? एवरी टाइम टू अ डिवाइस कनेक्ट टू द नेटवर्क, यानी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? assertion A is true but reason is false। वेरी सिंपल। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है जरा ये भी जान लीजिए। स्टैटिक आईपी एड्रेस वह आईपी एड्रेस है जो फिक्स यानी स्थायी होता है ना, आप समझ गए, और समय के साथ साथ बदलता नहीं है। जो फिक्स होगा वो चेंज नहीं होगा। यह इंटरनेट या नेटवर्क में किसी डिवाइस को मैनुअली हाथों से सेट किया जा सकता है। स्टैटिक का मतलब वो आईपी एड्रेस जो हम मैनुअली टाइप करके लिख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, दैट इज स्टैटिक। एग्जाम्पल, सर्वर में यूज होने वाला, सीसीटीवी कैमरे में यूज होने वाला आईपी एड्रेस, प्रिंटर में आईपी एड्रेस, वेबसाइट होस्टिंग के लिए जो आईपी एड्रेस है, दैट इज स्टैटिक आईपी एड्रेस। समझ में आ गया? और स्टैटिक का उल्टा क्या होगा? डायनेमिक आईपी एड्रेस, जो चेंज हो सकता है, लेकिन जो फिक्स है जिसको मैनुअली हम एंटर करते हैं, दैट इज स्टैटिक आईपी एड्रेस। सर्वर, सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर, वेबसाइट होस्टिंग, एटीसी, इन सब में यूज होने वाला जो एड्रेस है दैट इज स्टैटिक आईपी एड्रेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। ये क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए। आई होप कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे, लॉजिकल दिए होंगे। जब आप चीजों को पढ़ लेते हैं ना तो आपके गैस भी सही जाते हैं, है ना। वो गैस तुक्का नहीं होते, वो आपकी नॉलेज का ही प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज होती है। तो इसलिए जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। सेशन में नए हो, चैनल में पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कंप्यूटर के वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। यह अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ऑल बेसिक टू एडवांस, है ना, ऑल कवर्ड इन दी कोर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आगे वाले एग्जाम्स का जो लेवल है ना, वो भी इसी प्रकार रहेगा। यूपी ट्रिपल एससी के ड्राफ्ट्समैन का भी एग्जाम हो चुका है ना। उसका भी जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर जो अभी हाल ही में हुआ है पेपर, है ना, उसकी एनालिसिस करवा देंगे डिटेल में। इसके बाद उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। जब तक ये वाली वीडियो अपलोड होगी तब तक वो वीडियो भी आ चुकी होगी। यस, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ड्राफ्टमैन का पेपर कैसा आया और उसमें कंप्यूटर का लेवल कैसा रहा, है ना, ये भी चेकआउट करिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।